बात कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात चल रही थी। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये पूरा इक्वेटर है आपका इक्वेटर। ये मकर रेखा गुजरती है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। पिछली क्लास का रिकॉल करो आप कि हम जब दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका की यदि जलवायु की बात की जाए, तो हम लोग साथ बातें कर चुके थे दक्षिणी अमेरिका में कि जलवायु कहां कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु कौन सी है और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कौन सी है। शायद यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे। ग्रांड चाको की बात, पंपास की बात करें हम लोग, फिर लानोस और कैंपोस की बात चल रही थी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। देखो आप, एक बार फिर देखो आप, ये आपका एंडीज है। हमेशा ये आपका एंडीज है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये इंडीज है। पिछली क्लास में ध्यान देना इस बात को, हम लोग बात कर चुके थे कि ये जो इक्वेटर के पास है, ये पूरा का पूरा विषुवतीय जलवायु है। ये पूरा आपका विषुवतीय जलवायु है। यहां तक बातें हो चुकी थी और ये भी बात हुई थी, ये जो विषुवतीय जलवायु है, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ये जो विषुवतीय जलवायु है, यदि हम बात करें विषुवतीय जलवायु, हमेशा ध्यान दो, इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। और विषुवतीय जलवायु में इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा सबसे ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान दो, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पर लंबवत चमकता है और सब सूर्य जहां चमकेगा, दोनों की व्यापारिक हवाएं टकराएंगी तो वहां वर्षा का होना स्वाभाविक है। ये विषुवतीय जलवायु, सिंपल चीज है। ओके, अब सोचो जरा, ये विषुवतीय जलवायु की वनस्पति की बात करें, वनस्पतियों को सेलवास कहा जाता है। हमेशा विषुवतीय जलवायु के जो वनस्पतियों को सेलवास कहा जाता है। अब देखो, विषुवत रेखा के पास क्या होता है, हमेशा ध्यान दो, ये विषुवत रेखा के पास होता क्या है कि दलदली क्षेत्र का विकास हुआ। वर्षा ज्यादा होने से दलदली क्षेत्र का विकास, ज्यादा होने से दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। इस इक्वेटर के पास वर्षा ज्यादा होने से, एक चीज सोचो, जहां वर्षा ज्यादा होगी स्वाभाविक है लगातार। तीसरी चीज देखा जाए, इस विषुवतीय जलवायु में विषुवत रेखा के पास घने वन पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान दो, यहां घने वन पाए जाते हैं। ये जो विषुवतीय जलवायु है, एंडीज की बात करें, एंडीज के पूर्वी ढलानों पर वनस्पतियों को मोंटाना कहा जाता है। इस जलवायु में एंडीज के पूर्वी
ढलानों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को मोन्टाना कहा जाता है। एक चीज सोचो जरा, ये मोन्टाना एक तो सिलवास कहते और एंडीज की पूर्वी ढलानों पे, जैसे मैंने कहा ये पूर्वी ढलान है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहां जो वनस्पतियां पाई जाती हैं इसे मोन्टाना कहा जाता है। मोन्टाना एक विशेष नाम है। अब हमेशा ध्यान इस बात को, मैंने ये कहा था जब यहां आओगे तो पूरा का पूरा ये लानोस है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो पूरा है आपका, ये पूरा लानो कैंपोस है। हमेशा ये पूरा का पूरा आपका कैंपोस है और ये आपका लानोस है। मैंने यहां कहा था लानोस और ये कहते हैं कैंपोस। अब ध्यान से सुनो इस बात को, लानोस और कैंपोस की यदि बात की जाए तो मैंने क्या कहा, सवाना जलवायु की बात करें हम लोग, यदि हम सवाना जलवायु की बात करें तो जलवायु के अलग अलग नाम है। ये वेनेजुएला में इसे लानोस कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस तथा ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहां जो घास पाई जाती है कठोर है। यहां अल्फाल्फा नामक घास लगाई गई है। अल्फाल्फा नामक घास लगाई गई है जो पशुओं की पौष्टिकता के लिए आवश्यक है। इन मैदानों में अल्फाल्फा नामक लगाई गई है जो पशुओं के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। एक चीज ध्यान देना, यह सवाना जलवायु, हम बात ये कर रहे थे, जब नीचे आओगे तो देखा होगा यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। हमेशा जिसे कहते हैं पंपास, यह आपका पंपास है। यह पूरा का पूरा आपका ग्रांड चाको है। ग्रांड चाको, तो ये जो पंपास है हमेशा ये शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसे ये कहा जाता है पंपास। हमेशा यदि हम पंपास की बात करें तो पहली चीज, पंपास एक स्पेनिश शब्द है। यह स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है विस्तृत मैदान। ये जो पंपास है ये एक स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है विस्तृत मैदान। ये इसका अर्थ है। हम दूसरी चीज बात करें, ये जो पंपास है ये स्टेपी जलवायु का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जलवायु का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसका जो विस्तार है, विस्तार उरुग्वे,
अर्जेंटीना तथा ब्राजील के दक्षिणी भाग में है। पंपास की बात करें, इस पंपास के मैदान में गेहूं की खेती होती है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को, इस मैदान में गेहूं की खेती होती है। अच्छा, एक चीज, हमेशा जो इक्वेडोर है, कोलंबिया की बात करें हम लोग, पिछली क्लास में याद रखना, इक्वेडोर और कोलंबिया में आपके मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसूनी जलवायु की विशेषता है कि मौसम में परिवर्तन के अनुसार, हमेशा मौसम में परिवर्तन के अनुसार हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। देखो आप, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ये हम पंपास की बातें करते हैं। फिर एक पता, ग्रांड चाको देखो आप, ग्रांड चाको, इसका जो विस्तार है उत्तरी अर्जेंटीना एवं पश्चिमी पराग्वे में, इसका विस्तार ग्रांड चाको का। ग्रांड चाको में अत्यधिक वर्षा होने से यह दलदली क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है। होने से दलदली क्षेत्र का विस्तार। और एक सबसे बड़ी चीज ये है, यहां की लकड़ियां कठोर होती है। लकड़ियां कठोर होती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यहां क्विब्रेको नामक एक कठोर लकड़ी पाई जाती है। यहां क्वेब्रेको नामक कठोर लकड़ी पाई जाती है, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी। कुल्हाड़ी तोड़ने वाली हम लकड़ी की बात करें, हमेशा ये क्विब्रेको नामक कठोर लकड़ी पाई जाती है, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी। ये आपका ग्रांड चाको। हमेशा ध्यान दो, इससे क्या होता है, क्विब्रेको से टेनिन नामक अम्ल प्राप्त की जाती है। टेनिन नामक अम्ल की प्राप्ति होती है। एक बात ध्यान दो, ये ग्रांड चाको की बात करें हम लोग। अब देखो आप, यहां जो है मरुस्थलीय जलवायु, आटाकामा मरुस्थल, मरुस्थलीय जलवायु की बात करें हम लोग। एक बात याद रखना, ग्रांड चाको में क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा कब होती है, जब सूर्य मकर रेखा पर जाता है। ज्यों सूर्य मकर रेखा पर जाएगा, व्यापारिक हवाएं साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और सभी व्यापारिक हवाएं आकर के एंडी से टकराती हैं और ग्रांड चाको के बेल्ट में वर्षा करते हैं। यहां एक लकड़ी पाई जाती है, इसका नाम है क्वेब्रेको, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी। इसे टेनिन नामक अम्ल की प्राप्ति होती है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। फिर देखो आप, यहां मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। मरुस्थलीय
जलवायु, ये विशेषकर अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल, अब देखो इसका जो विस्तार है, दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के बीच इसका विस्तार है, मरुस्थल है। और पता है कि मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है 15 से लेकर 30 अक्षांश के बीच है। 15 से लेकर 30 अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। ये जो अटाकामा मरुस्थल है, ये पूरा का पूरा अटाकामा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट पाया जाता है। जिसका उपयोग उर्वरक निर्माण के लिए होता है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस मरुस्थल में नाइट्रेट पाया जाता है जिसका उपयोग उर्वरक निर्माण के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज तो यह है मरुस्थलीय जलवायु। अटाकामा मरुस्थल की हम बात करें, अब एक चीज ध्यान सुनिए इस बात को। यह जो मरुस्थलीय जलवायु है अटाकामा मरुस्थल, इसका विस्तार कहां है? दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के बीच है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट पाया जाता है जिसका उपयोग उर्वरक निर्माण के लिए होता है। अच्छा, दूसरी चीज भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें। अब देखो आप, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसका विस्तार मध्य चिली में है। विस्तार मध्य चिली में। हमेशा इस जलवायु में क्या होता है? अंगूर और संतरे की खेती। अंगूर, संतरा और जैतून की खेती होती है। जो चिली की राजधानी सेंटियागो, ये जो सेंटियागो है, यह भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है। वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा गर्मी का मौसम शुष्क रहता है। हमेशा ध्यान दो, ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें, इसका विस्तार मध्य चिली में है। इस जलवायु में अंगूर, संतरा और जैतून की खेती होती है। इस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा गर्मी का जो मौसम है वो शुष्क रहता है। ये बात हमेशा ध्यान देना इस बात को। ये आपका भूमध्य सागरीय हम जलवायु की बात करें। आप ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, हम सबसे नीचे बात करेंगे पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। पश्चिमी हम यूरोपीय जलवायु की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। पश्चिमी यूरोपीय जो जलवायु है, इसका जो विस्तार है दक्षिणी चिली में है। और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की विशेषता हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है क्योंकि एनडी जिसे पार नहीं जाने देता। पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है। हमेशा ध्यान दो, ये जो है दक्षिणी जो चिली है
वहां जो आपका पाया जाता है वह मध्य पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। यह वर्षा शीत ऋतु और गर्मी के मौसम दोनों में होती है। फर्क ये है, शीत ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है और गर्मी के मौसम में वर्षा क्या होती है, कम होती है। एक बात ध्यान देना इस बात को। फिर अंत देखा होगा पेंटागोनिया का मरुस्थल, यह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यहां एक महत्वपूर्ण पक्षी रिया, रिया शुतुरमुर्ग और एमू की तरह है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पेंटागोनिया के यदि मरुस्थल की बात करें, पेंटागोनिया का हम मरुस्थल की बात करें, एक बात ध्यान है, इसका जो विस्तार है दक्षिणी अर्जेंटीना में। हमेशा ध्यान दो कि यह जो मरुस्थल है यह वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश में है। यहां रिया पक्षी पाई जाती है। यह पक्षी अफ्रीका के शुतुरमुर्ग, मुर्ग कालहारी मरुस्थल, तथा ऑस्ट्रेलिया के एमू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, पूरी बात ध्यान दो इस बात को के समान है। हमेशा ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, यह विशेष पक्षी पाई जाती रिया, जो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग, और ध्यान देना शुतुरमुर्ग पाया जाता है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, और एमू पक्षी पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तीनों जो पक्षी एक ही स्पीसीज के हैं। हमेशा ध्यान इस बात को। इसलिए माना जाता है कि शायद पेंटागोनिया, कालहारी मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल शायद कभी आपस में जुड़े हों, बाद में क्या हो गए, अलग हो गए होंगे। तो हमेशा ध्यान इस बात को। ये जो यहां रिया पक्षी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी एकदम रिया की तरह, और अफ्रीका में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह पाया जाता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल, यहां जनघनत्व तो बहुत कम है। जनघनत्व यदि सबसे कम की बात करें तो एक तो अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, और विस्तृत जलवायु में जनघनत्व तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है आपका पंपास एरिया में की बात करें हम लोग। अब एक चीज सोचो आप, ये तो यदि हम संसाधन की बात करें, कौन से संसाधन पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यदि हम संसाधन की बात करें तो देखो आप, यदि दक्षिणी अमेरिका में संसाधन, यदि संसाधन की बात की जाए, हम सबसे पहले बात करते लोहा। सबसे ज्यादा जो लोहा है वह ब्राजील में दक्षिणी पूर्वी भाग में मिनास गिरास राज्य में स्थित है। हमेशा ध्यान दो, यदि लोहा की बात करें, ब्राजील की बात की जाए तो इसके मिनास गिरास राज्य के इताबीरा
पर्वत श्रेणी में लौ आयस की खान है। हमेशा ध्यान दो, मिनास गिरास राज्य के इताबिरा पर्वत श्रेणी में लॉयस की खान है। ये सबसे ज्यादा लॉयस की बात है। यहां विशेषकर लफायते नामक स्थान पर लॉयस पाया जाता है। हमेशा देना, इताबिरा के दक्षिण पश्चिम में लफायते नामक स्थान पर लौ आयस की खान है। हमेशा ब्राजील की यदि हम बात करें, वेनेजुएला में क्या होता है, गयाना पठार में उच्च कोट के लॉयस के विशाल भंडार है, एल्पावो और सेरो बोलीवार। यदि वेनेजुएला की बात करें हम लोग, वेनेजुएला गयाना उच्च पठार पर लौ आयस की खान। ये हमेशा ध्यान दो, ये वेनेजुएला। यहां दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहली चीज एल्पाओ और सोरी वेलीवारा, दो खान। पहली चीज एल्पाओ और सेरी बोलीवार। हमेशा ध्यान दो, ये सेरी जो बोलीवार है यह भी लॉयस की खदान है पहले। लेकिन हम ताबा की बात करें, सबसे ज्यादा जो ताबा है वो चिली में पाया जाता है। चुकुई कमेटा, एल टेनिमेंट, पोर्टिला ब्रेडलो। देखो आप, यदि ताबे की बात की जाए, कॉपर, तो सबसे ज्यादा ताबे की खदान चिली में है। ज्यादा हमेशा सबसे ज्यादा जो तांबे की खदान है वह चिली में है। अब एक चीज देखो आप, सबसे बड़ी चीज, हम चिली की बात करें, हमेशा चुकी कमेटा चिली, यदि चिली की बात की जाए, चुकोई कमेटा इसे तांबे की राजधानी कहा जाता, चुकोई कमेटा को, कि जो चुकोई कमेटा है यह तांबे की राजधानी है। एल टेनिमेंट, पोर्टली लाए, मेंट, पोर्टली लाए, ब्रेडियो। हमेशा ध्यान दो बात को, चिली में क्या होता है, एल टेनिमेंट, पोर्टली लाए और ब्रेडियो, ये तीन महत्वपूर्ण खदानें हैं हमेशा। एक तो चुकोई कमेटा है, चुकोई कमेटा इसे तांबे की राजधानी कहा जाता है। एल टेनिमेंट की बात करें, पोर्टली लाई की बात करें और ब्रेडियो की बात करें, ये सब के सब तांबे की खदान है। आप सोचो, आप यदि बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट की बात करें वह गयाना और जमैका से पाया जाता है। गुयाना से बॉक्साइट निकाला जाता है। और यदि खनिज तेल की बात की जाए
खनिज तेल की यदि बात करें हम लोग, तो देखो अब ध्यान से, खनिज तेल, हमेशा ध्यान दो, सबसे ज्यादा खनिज तेल वेनेजुएला से प्राप्त होता है, मराकाइबो की खाड़ी से। सबसे ज्यादा खनिज तेल वेनेजुएला से प्राप्त होता है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह जो वेनेजुएला है, ध्यान देने इस बात को, वेनेजुएला मराकाइबो की खाड़ी से तेल निकालता है। मराकाइबो की खाड़ी से तेल, यह मराकाइबो एक झील है, हमेशा एक विश्व की सबसे बड़ी हमेशा दो, जो मराकाइबो है, एक हमेशा मराकाइबो विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील की बात करें, इस झील पर मराकाइबो पत्तन है, जिसे तेल पत्तन कहा जाता है, आयल हार्बर। हमेशा ध्यान दो, यह आयल हार्बर है, इसे हम तेल पत्तन भी कहते हैं। बॉक्साइट की यदि बात करें हम लोग, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस झील पर मराकाइबो पत्तन है, जिसे आयल हार्बर कहा जाता है, जिसे तेल पत्तन कहा जाता है। वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल तो वेनेजुएला निकालता है। अब हम बात करें दक्षिणी अमेरिका में, हम कृषि की बात करें, हमेशा दक्षिणी अमेरिका में हम कृषि की यदि बात करें, कृषि कृषि कार्य की बात की जाए, एक बात हमेशा ध्यान दो, दक्षिणी अमेरिका के मात्र 10% भूमि कृषि कार्य होती है। 10% भूभाग पर कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य होती है मात्र 10% भूमि पर। विशेषकर जो कृषि होती है हमेशा ऑर्निको और ला प्लाटा के तंत्र में, विशेषकर कृषि कार्य ऑर्निको एवं ला प्लाटा तंत्र के बेसिन में होती है। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं ओर्निको नदी की एक सहायक नदी है कैरोनी, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। हमेशा ध्यान दो, यदि दक्षिण अमेरिका में गेहूं की बात की जाए, गेहूं व्हीट, तो हमेशा सबसे ज्यादा गेहूं की खेती पंपास के मैदान में होती है। अच्छा, इसकी खेती चिली एवं अर्जेंटीना में होती है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पंपास क्षेत्र में
गेहूं की खेती हमेशा ध्यान दो, ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। मतलब चिली, अर्जेंटीना दो महत्वपूर्ण देश हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं, विशेषकर अर्जेंटीना के पंपास एरिया में, और पंपास का विस्तार उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील में है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में है। यह हमेशा ध्यान दो। नकदी फसलों की बात करें, गेहूं, नकदी फसलों में गन्ना, कपास, कहवा और रबड़ की खेती होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम नकदी फसलों की बात करें, व्यापारिक फसल, विशेषकर गन्ना, कहवा, कपास, हमेशा ध्यान दो। कोको की खेती होती है। गन्ना, कहवा, कपास और कोको की खेती होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। रबड़ की भी खेती होती है। रबड़ की खेती होती है। हमेशा कहवा की जो खेती है, मतलब कॉफी, कहवा की खेती ब्राजील, कोलंबिया, पेरू में होती है। हमेशा ध्यान दो, कहवा की खेती को काट छाट कर छोटा कर दिया जाता है। अच्छा, इसकी खेती के लिए वर्षा ज्यादा होनी चाहिए और तापमान भी ज्यादा होना चाहिए। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसलिए देखा जाता है ये जो खेती है, इसकी खेती विस्तृत जलवायु में होती है। एक बात ध्यान दो, जब भी इसकी खेती होती है वो विस्तृत जलवायु में इसकी खेती होती है। हमेशा सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। उत्पादक साओ पाउलो को ब्राजील में स्थित साओ पाउलो को कहवा मंडी तथा सेंटोस, ये भी ब्राजील में है। सेंटोस को हमेशा ध्यान दो, कहवा कॉफी हार्बर कहते हैं इसे। साओ पाउलो को कहवा मंडी कहा जाता है तथा सेंटोस को कहवा पत्तन कहा जाता है। कॉफी हार्बर कहते हैं इसे। मक्का जो मूलतः दक्षिण अमेरिका की फसल है, गन्ने की खेती भी ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। ब्राजील में सबसे ज्यादा होती है। एक चीज ध्यान दो, ब्राजील में रबड़ की खेती होती है। यहां कहवा और रबड़ के बागान हैं। कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा, यह बड़ी बड़ी रबड़ के बागान हैं कहवा, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। ये अब देखो, आप हम मक्के की बात करें,
मक्का दक्षिणी अमेरिका का मक्का कॉर्न दक्षिणी अमेरिका की फसल है। सोचो आप, ये पूरा मैं एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं, कहां किसकी खेती होती है ये सोचो आप। अब हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये तो खेती की बात हो गई। दक्षिणी अफ्रीका में जनघनत्व तो कहां ज्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी। थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। दक्षिणी अफ्रीका में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैं एक बार हिंट कर रहा हूं आपको, जैसे दक्षिणी अमेरिका में हम जनघनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, इसको ध्यान से समझो इस बात को। ये दक्षिणी अमेरिका है, मान लो आप, ध्यान देना। ये जो आपका बेल्ट है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये आपका है भूमध्य यहां जनघनत्व तो ज्यादा है। अच्छा, ऊपर जो है आपका मरुस्थलीय जलवायु है, और मरुस्थलीय जलवायु मानव के रहने योग्य नहीं रहता। दूसरा जो बेल्ट है, मान लिया जाए ये पूरा का पूरा पंपास का बेल्ट है, पंपास, यहां जनघनत्व तो ज्यादा। और ये जो पूरा ब्राजील है, ब्राजील के दक्षिणी भाग में जनघनत्व तो ज्यादा है। एक चीज सोचो जरा आप, ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, जहां जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, पंपास, यहां जनघनत्व तो ज्यादा है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में भी जनघनत्व तो ज्यादा है। इक्वेटर के पास दलदली क्षेत्र है, वहां जनघनत्व तो बहुत कम है। ये हमेशा ध्यान दो। और सबसे ज्यादा रेल लाइन का विस्तार अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में क्यों, हमेशा ध्यान दो। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां थोड़ा सा, ये जो मराकाइबो पत्तन है, ये पूरा जो मराकाइबो पत्तन है, यहां भी मराकाइबो के आसपास जनघनत्व तो ज्यादा, मराकाइबो के आसपास में जनघनत्व तो ज्यादा है। यह बात हो चुकी थी, यहां लैगून झील पाई जाती है। यहां अब पूरे दक्षिणी अमेरिका में हम बात करें, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी जो प्रवाह क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ी है, डेल्टा बनाती है। और हम लोग बात कर चुके थे, मराबो एक द्वीप का निर्माण, नदी द्वीप का निर्माण करती है ये। बस ये हम बात करें दक्षिणी अमेरिका जनघनत्व। अर्जेंटीना को गेहूं का देश कहा जाता है, और ब्राजील को कहवा का देश कहा जाता है। यह हमेशा ध्यान दो। इसे हम कहवा का देश कहते हैं। अर्जेंटीना को गेहूं का देश कहा जाता है, क्योंकि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में, पंपास एरिया में गेहूं की खेती होती है। यह आपकी दक्षिणी अमेरिका,
3 महाद्वीप हो चुका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम लोग, महाद्वीप की बात करें, उम्मीद है कि कल हम लोग की ये पूरी 6-7 अर्थ की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। 6-7 अर्थ की एनसीईआरटी कल शायद समाप्त हो जाए। अब अफ्रीका महाद्वीप की बात देखो। आप अफ्रीका महाद्वीप, एक आध दो क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है महाद्वीप से, चाहे उत्तरी अमेरिका, चाहे दक्षिणी अमेरिका, चाहे यूरोप, चाहे अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए। ध्यान देना इस बात को। देखो आप, यहां से प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं यदि महाद्वीप की बात की जाए तो। ध्यान से सुनो इस बात को। ये महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, देखो आप, ये देखो आप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पूरी बात ध्यान देना। ये कनारी की ठंडी धारा है। ये बेंगवेला की ठंडी जलधारा है। हमेशा ना मोजाम्बिक और मेडागास्कर की गर्म जलधारा, पूरी बात ध्यान दे इस बात को। ये मोजाम्बिक की, ये मेडागास्कर है आपका, मोजाम्बिक की गर्म धारा और मेडागास्कर की गर्म धारा। ये शायद ये बातें हम लोग कर चुके थे। ये आपकी कर्क रेखा है। ये बात हमेशा ध्यान देना कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। ये बात हमेशा ध्यान दे इस बात को। हमेशा देखो आप, ये पूरा आपका लाल सागर है। ये लाल सागर है। ये कहा जाए ये भूमध्य सागर है। ये जो पूरा आपका है हिंद महासागर है। हाँ, ये आपका अटलांटिक महासागर है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। यह अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो है गिनी की खाड़ी है। अच्छा, ये आपका मेडागास्कर है। ये जो मेडागास्कर की गर्म धारा है, ये मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक की
गर्म धारा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो अफ्रीका है, यूरोप से एक तो जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर इस यूरोप से अलग करता है। हमेशा जिब्राल्टर संधि एवं भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। हमेशा। अच्छा, पूर्व में क्या है? पूर्व में लाल सागर, बाब अल मंडब जल संधि, एवं बाब मंडब जल संधि बाब अल मंडब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। पूरी बात है। पूर्व में लाल सागर और बाब अल मंडब जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये सोचो जरा आप। ये ध्यान देना इस बात को। ये अफ्रीका, तो ये एक जल संधि की बात की गई। जल संधि को उथला सागर होता है, दो महासागरों को जोड़ता है या अलग करता है। तो जो जल संधि है हमेशा एक उथला सागर है जो दो महासागरों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे जिब्राल्टर जल संधि यह स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। आगे हम लोग मैप देखोगे आप, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है यह। आप ध्यान से सुने इस बात को। मिटा देता हूं मैं, आप देखो, आप ध्यान से पूरी तरह। होता क्या है, ये एक पर्वत है, इसे कहते हैं एटलस। एटलस कहां स्थित है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस है। इसका जो विस्तार है मोरक्को और अल्जीरिया में है। विस्तार मोरक्को एवं अल्जीरिया में ये एटलस है। ये जो पर्वत है ये ड्रेकेंस वर्ग है। ड्रेकेंस वर्ग हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये विशेषकर दक्षिणी पूर्वी भाग में, अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में ड्रेकेंस वर्ग पाया जाता है। अब देखो आप, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग उच्च है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। यहां अनेक पठार पाए जाते हैं। और यहां किलिमंजारो की बात करें, सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक पर्वत भी है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। किलिमंजारो जो तंजानिया में, कैमरून की बात करें जो केन्या में है, हमेशा ये कहा जाता है। इस अफ्रीका की यदि बात करें, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है और दक्षिणी भाग उच्च है। पूर्वी भाग एवं दक्षिणी भाग उच्च है। अफ्रीका का जो पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग उच्च है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसकी ऊंचाई कई जगह बहुत ज्यादा है। इस उच्च भाग पर कैमरून और किलिमंजारो पर्वत है। पूर्वी उच्च भाग पर कैमरून एवं किलिमंजारो पर्वत है। हमेशा हम कैमरून और किलिमंजारो, ये यहां ज्वालामुखी भी है। कैमरून एवं किलिमंजारो में ज्वालामुखी भी है। ये ध्यान से सुनिए इस बात को। यहां बहुत सारे पठार है, महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। और नदियों का काम क्या है? ये दक्षिणी अफ्रीका से चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल सैटरडे है। कल के क्लास में हम कोशिश होगी कि अगले क्लास में कि हमारा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तीनों समाप्त हो जाए। एक लंबी क्लास चलेगी और उम्मीद है कि तीनों समाप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं कल। अब घड़ाना नहीं है मुश्किल से। कल एक क्लास और 2 क्लास उसके बाद और चलेगी। दुनिया के जितने भी जलमार्ग हैं, उसके बाद मैप की क्लास 4-5 क्लास खत्म। थैंक यू।